नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों, आप इस वीडियो में प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। काफी लंबा चौड़ा वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको प्रकाश का व्यतिकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण समझने से पहले हम प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम जानकारी लेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण को समझने से पहले देखिए कुछ बातें हम बात करते हैं। यहां पर सर्वप्रथम अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखिए दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में जब मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। उस परिणामी तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई जब आपस में मिलती है तो एक नई तरंग बनेगी और उस नई तरंग का जो विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जो मैंने अभी बोला उसको मैं अब पुट भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। देखिए दोस्तों कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, संचरित होती हुई आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। तो एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणामी विस्थापन, इसका जो परिणामी विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के, अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग तरंगें हैं और उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। दोस्तों, बराबर होता है। इसको आप अब समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास में n तरंगें हैं जिनके विस्थापन y1, y2, y3 डॉट 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 yn है, और जब वो आपस में n तरंगें मिलती है तो एक नई तरंग बनती है और उस नई तरंग का जो विस्थापन है उसको यदि हम y से डिनोट करें, y से पुट करें तो देखिए दोस्तों वो किसके तुल्य होगी। y बराबर हम पुट कर सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। यहां पर y1 वेक्टर है पहली तरंग का विस्थापन सदिश, दूसरी तरंग का विस्थापन सदिश, तीसरी तरंग का विस्थापन सदिश और यह है nवीं तरंग का विस्थापन सदिश। तो सभी तरंगों के विस्थापन सदिशों का सदिश योग ही परिणामी तरंग के विस्थापन के बराबर होता है। और दोस्तों यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई जब आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है और उस नई तरंग का जो विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। दोस्तों, तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं?
दोस्तों किसी भी जो तरंग है उसके विस्थापन को हम y इज इक्वल टू इस तरीके से पुट करेंगे a साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, कि जो तरंग है, प्रकाश तरंग है, उसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे, तरंग को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो y है इसको तो हम कहते हैं तात्क्षणिक विस्थापन। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तात्क्षणिक विस्थापन कहा जाता है। y को हम तात्क्षणिक विस्थापन कहेंगे दोस्तों। ये जो a है इसको हम कहते हैं आयाम। a क्या कहलाता है? आयाम। और ये जो ओमेगा है ये कहलाती है कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती कहलाती है दोस्तों। और ये जो ओमेगा टी है इसको हम कहते हैं कला कोण। इसे कहा जाता है दोस्तों कला कोण। तो किसी भी विस्थापन समीकरण को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, तात्क्षणिक समय विस्थापन इज इक्वल टू y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a यहां पर इस विस्थापन का अधिकतम मान जिसको हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवर्ती को ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ओमेगा टी ये किसी क्षण पर विस्थापन की स्थिति को बताता है, विस्थापन के कौन से बिंदु पर विस्थापन है। तो किसी समय पर जो विस्थापन हो कितना होगा वो ओमेगा टी से कलाकोण से ही निर्धारित होता है। और ये साइन के एंगल में जो भी राशि होती है वो उसका कलाकोण होता है दोस्तों। अब यहां पर हम चलते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिन से निकलने वाली तरंगों, जो तरंगे होती है उनके मध्य कलांतर नियत रहता हो तो उन प्रकाश स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश की तरंगों का जो कलांतर है वो समय के साथ में यदि नियत रहता है तो उन स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो डेफिनेशन है वो अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का कलांतर कला कोणों का अंतर होता है दोस्तों। कलांतर समय के साथ नियत रहे, समय के साथ नियत रहता हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का जो कलांतर है वो यदि समय के रेस्पेक्ट नियत रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, तो उन प्रकाश स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। जैसे इसका कलांतर है वो है ओमेगा टी। हम कलांतर की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक तरंगों के मध्य ही कलांतर होगा। दो तरंगों के कला कोणों का जो अंतर होता है उसको हम कलांतर कहते हैं। वो यदि कलांतर नियत रहता है तो वो जो स्रोत है उनको हम कला संबद्ध स्रोत कहेंगे दोस्तों। एक होते हैं कला असंबद्ध स्रोत, तो वो इस प्रकार के प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे चलने वाली जो तरंगे हैं उनके कलांतरों का मान, कलांतर है वो यदि समय के रेस्पेक्ट नियत नहीं रहता है तो उन प्रकाश स्रोतों को हम कला असंबद्ध स्रोत कहेंगे। तो आगे वाली जो डेफिनेशन है, अब हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो क्या है देखिए। कला असंबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत कौन से होंगे देखिए कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का कलांतर, प्रकाश तरंगों का
कलांतर, समय के साथ परिवर्तित होता रहे, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं दोस्तों। तो कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम व्यतिकरण को यहां पर हम परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, तो कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद में हम व्यतिकरण को यहां पर परिभाषित करते हैं दोस्तों, कि व्यतिकरण क्या है, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई, देखिए दोस्तों, व्यतिकरण के अंदर कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशनों की भी अनुपालना होनी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, जिनकी आवर्ती एक समान, आयाम लगभग एक समान, जब आपस में मिलती है या अध्यारोपित होती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, और उस नई तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण देखिए क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें जब एक समान आवर्ती व लगभग समान आयाम वाली दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, एक नई तरंग का निर्माण होता है दोस्तों, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम होती है, कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम होती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है दोस्तों। एक बार फिर से इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे कि जब दो या दो से अधिक तरंगें, दो तरंगें हो सकती है, दो से अधिक तरंगें हो सकती है, और जब वो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है, जब वो एक ही दिशा में संचरित होगी, तो वो जिनके प्रकाश स्रोत भी बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। जब वो तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंगें बनेगी, और उस नई तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी, तो उस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है दोस्तों। उसके पश्चात हम बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार, और प्रकार के पश्चात हम गणितीय विश्लेषण अब यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो व्यतिकरण है उसके प्रकार की।
तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। तो व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार, तो व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण। जो इसका पहला पार्ट है वो है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण किसे कहा जाता है दोस्तों, वो सुन लीजिए। हमने व्यतिकरण की जो डेफिनेशन है उसमें ये देख लिया है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। उसकी शर्तों में हम आपको बताएंगे कि जो कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से तरंगे चलनी चाहिए, अध्यारोपित होनी चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण होता है कि जिसमें प्रकाश तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होता हो या एक समान कला में अध्यारोपित होती है, तो उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होता है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि ऐसा व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो, एक समान कला में अध्यारोपित हो, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है दोस्तों। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो संपोषी व्यतिकरण है उसमें क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण के अंदर कला कोणों का जो अंतर है वो पाई का समगुणज रहेगा। संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो किसके तुल्य होता है वो देख लीजिए। फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई एन। संपोषी व्यतिकरण है उसके लिए जो कलांतर है उसको हम फाई से पुट करें जो कि 2 पाई एन के इक्वल होता है। जहां जो n होता है दोस्तों वो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो सकता है। इसका मतलब है कि जो फाई है वो आपके पास में 0 हो सकता है। 2 पाई, यहां पर n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई आपके पास में आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होती है दोस्तों। तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती हो, एक समान कला में मिलती हो, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। फिर उसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से व्यतिकरण को पढ़ेंगे, तो उसमें जो कंडीशंस जब पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण किसे कहा जाता है कि जब प्रकाश की तरंगें विपरीत कला में मिलती है, जब प्रकाश की तरंगें विपरीत कला में मिलती है तो दोस्तों उस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो तरंगों के मध्य कलांतर है वो पाई का समगुणज, पाई का विषम गुणज होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित हो। विनाशी व्यतिकरण में दोस्तों एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, संपोषी व्यतिकरण के अंदर एक समान कला में अध्यारोपित होती है। तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें एक समान कला में, एक दूसरे की विपरीत कला में
एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित हो। एक दूसरे की विपरीत कला में यदि अध्यारोपित होती है तो उस व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है दोस्तों। अब जो विनाशी व्यतिकरण है उसके अंदर क्या होता है, जो कंडीशंस हैं वो देख लेंगे आप। कौन सी कंडीशन लागू होगी, देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो क्या होगा, वो देखिए फाई से हम लिखेंगे 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई के रूप में इसको हम पुट कर सकते हैं, जहां जो पाई है n है वो 0 1 2 3 इस प्रकार से होगा। आपके पास में जो फाई है वो क्या आ जाएगा, वो देखिए जब आप 0 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई आ जाएगा। इस तरीके से फाई की वैल्यू आपके पास में आएगी। इस तरीके से फाई का मान निकलता चला जाएगा दोस्तों। तो ये था संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण। तथा संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए दोस्तों कौन कौन सी शर्तें हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए दोस्तों, व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होनी चाहिए, उन शर्तों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसकी जो डेफिनेशन है व्यतिकरण की उसी में ही थोड़ा सा क्लियर कर दिया था कि जो प्रकाश तरंगे हैं उनकी आवर्ती एक समान होनी चाहिए, उन तरंगों का आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए। हम आपको कुछ कंडीशंस और बता देते हैं कि प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत बिल्कुल पास पास में ही स्थित होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। देखो, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होती है, इसका मतलब है कि तरंग दैर्घ्य एक समान है। तरंग दैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और यदि हम ये कहें कि कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, तो कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होने का मतलब है कि तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं यहां पर आप लोगों के सामने, और उन कंडीशंस को हम अब पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो डेफिनेशन में कंडीशंस बताई है उन्हीं कंडीशंस का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। अध्यारोपित होने वाली प्रकाश तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए, प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। आयाम लगभग समान होगा तभी व्यतिकरण की घटना घटित होगी। प्रकाश तरंगें एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगें एक वर्णी, एक वर्णी का मतलब है एक ही रंग का, जो प्रकाश की तरंगें हैं वो एक ही रंग की होनी चाहिए, एक वर्ण में होनी चाहिए। तो प्रकाश तरंगें एक वर्णी प्रकाश स्रोत से, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। देखो, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने का अर्थ क्या है, एक ही प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने का अर्थ यह है कि जो तरंग दैर्घ्य है वो एक समान होना चाहिए। अर्थात प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य
प्रकाश तरंगों का तरंगधैर्य समान होना चाहिए। प्रकाश तरंगों का तरंगधैर्य दोस्तों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या है, प्रकाश तरंगें कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगें कला संबद्ध स्रोत से, हमने कला संबद्ध स्रोत को परिभाषित कर दिया है, इस वीडियो में शुरू में ही कर दिया है। तो प्रकाश तरंगें कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए। अर्थात प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर, प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर, प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर, प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर नियत रहना चाहिए या नियत होना चाहिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस हमने आप लोगों के सामने रखी है। कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस में और देखेंगे। तरंगों की जो आवर्ती है वो एक समान होनी चाहिए। यदि वेलोसिटी समान है और यदि तरंगधैर्य समान है तो आवर्ती ऑटोमेटिकली एक समान हो जाएगी। और यदि हमें सीधा भी बता सकते हैं कि तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए दोस्तों? तरंगों की आवर्ती एक समान होनी चाहिए। एक समान होनी चाहिए। तो तरंगों की आवर्ती एक समान है, तरंगधैर्य एक समान है, आयाम लगभग एक समान है। तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ये तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है तो ही अध्यारोपण की घटना घटित होगी, जिससे व्यतिकरण की घटना घटित होती है। यदि एक ही दिशा में तरंगे संचरित हो रही है और प्रकाश स्रोत भी बिल्कुल पास पास में होने चाहिए ताकि वो तरंगे आपस में मिल सके, अध्यारोपित हो सके। तो प्रकाश स्रोत बिल्कुल पास पास में स्थित होने चाहिए। प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए। पास पास नजदीक होंगे तो ही अध्यारोपण होगा उनमें, अन्यथा नहीं होगा। अध्यारोपण होगा तो ही व्यतिकरण की घटना घटित होगी, अन्यथा दोस्तों व्यतिकरण की घटना ही घटित नहीं होगी। तो ये थी व्यतिकरण की कुछ आवश्यक शर्तें। दोस्तों अब हम प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण यहां पर करने वाले हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण क्या है देखिए। प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। तो जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है तो नई तरंग का निर्माण होता है। हम उस नई तरंग का आयाम फाइंड आउट करेंगे, प्रारंभिक कला कोण फाइंड आउट करेंगे, साथ में उस नई तरंग की तीव्रता भी यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। गणितीय विश्लेषण में यही होने वाला है। दोस्तों हम कंसीडर कर लेते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना घटित हो रही है उस व्यतिकरण की घटना में दो तरंगे आपस में मिलती है, दो तरंगों का अध्यारोपण होता है और दो तरंगों से ही एक नई तरंग का निर्माण होता है। हम सबसे सिंपल वाली कंडीशन ले रहे हैं, दो तरंगों का ही अध्यारोपण यहां पर करवा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि माना दो तरंगे हैं और एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, कि माना दो कला संबद्ध
स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली, क्लास संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्न है। विस्थापन समीकरण निम्न है। जो विस्थापन समीकरण है वो निम्न प्रकार है। पहली तरंग के लिए देखिए दोस्तों क्या है। पहली तरंग पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी से पुट कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। फिर आप देखिए दोस्तों दूसरी तरंग के लिए क्या आ जाएगा। दूसरी तरंग के लिए हम विस्थापन को y2 से पुट कर रहे हैं। उसके आयाम को हम ले रहे हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से हम पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप समझेंगे a1 और a2 दोनों तरंगों के आयाम है। a1 व a2 क्रमशः तरंगों के आयाम है दोस्तों। तरंगों के आयाम है। ओमेगा तरंगों की आवर्ती है और फाई है इन दोनों के मध्य कलांतर। दोस्तों फाई यहां पर क्या है। फाई यहां पर है तरंगों के मध्य का कलांतर। इसको हमने फाई से पुट कर दिया है। अब दोस्तों जब ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। हम अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या पुट कर सकते हैं। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से दोस्तों क्या जानते हैं हमें कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है तो यहां पर सदिश योग हमने देखो एरो का निशान लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के परिणामी की डायरेक्शन भी सेम ही होगी। तो इन दोनों की दिशा एक ही दिशा में संचरित हो रही है। चाहे तो आप एरो का निशान लगाकर फिर हटा सकते हैं। हमने यहां पर एरो का निशान दिखाया नहीं है क्योंकि ये दोनों तरंगें ही एक ही दिशा में संचरित हो रही है दोस्तों। अब आप समीकरण 1 और 2 को उठाकर समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर आपके पास में क्या आ जाएगा। देखिए वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू आपके पास में क्या निकल कर आ गया। y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी। फिर y2 की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास में y1 तथा y2 की वैल्यू है। अब यहां से इसको हम a प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल देंगे, विस्तारित कर देंगे तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, फिर प्लस में यहां से a2 एजडी रह जाएगा। इसका हम a प्लस बी वाले साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन a कॉस बी, फिर प्लस में साइन बी कॉस ए। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। तो यहां से a2 तो हम बाहर पुट कर देंगे, इसको हम विस्तारित कर देंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई, फिर प्लस में हमारे पास में आ जाएगा साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इस a2 को इधर अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा।
y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, फिर प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, प्लस a2 को इससे भी गुणा कर दीजिए तो a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। यहां से देखिए दोस्तों, मैं एक पद में से तो साइन ओमेगा टी कॉमन लूंगा, एक में से कोस ओमेगा टी कॉमन लूंगा, और उसको देखिए आप के सामने किस तरीके से हम पुट कर रहे हैं। यहां से देखिए दोस्तों, y1 बराबर इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर तो रह गया a1, यहां पर रह गया दोस्तों a2 कोस फाई, ये हमारे पास में यहां से कॉमन आ गया साइन ओमेगा टी। यहां से कोस ओमेगा टी को हम देखिए, मैंने ये तो यहां से कोस ओमेगा टी को हमने इस ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में है दोस्तों। अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम r cos थीटा कंसीडर कर लेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है दोस्तों इसको हम r sin थीटा कंसीडर कर लेंगे, मान कर चलेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में कि a1 प्लस a2 cos फाई बराबर हमने मान लिया r cos थीटा, r cos थीटा मान लिया, जहां पर ये जो r है, r और थीटा अज्ञात राशियां हैं जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों का ही मान हमें नहीं पता है दोस्तों। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, हमने पहले इक्वेशन नंबर 3 तक दे दी है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर दोस्तों 5। ये वाला जो ब्रैकेट है a2 साइन फाई, इसे हम कह देते हैं r साइन थीटा, और इसे हम देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 5 और 6 को समीकरण 4 में पुट कर देंगे, समीकरण 5 व 6 को समीकरण 4 में पुट करने पर, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, y1 बराबर, यहां पर आपके पास में आ गया r cos थीटा, ये यहां पर साइन ओमेगा टी पढ़ाई है, फिर देखिए प्लस में a2 साइन फाई के स्थान पर हमें रखना है r साइन थीटा कोस ओमेगा टी पढ़ाई है दोस्तों। इन दोनों इक्वेशंस में से भी हम यहां से r कॉमन ले लेंगे, तो जब हम r यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास में ये दोस्तों परिणामी तरंग है जिसको हम y से लिख रहे हैं, परिणामी तरंग का विस्थापन। तो ये यहां से हमने r कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास में रह गया साइन ओमेगा टी कोस थीटा, प्लस यहां से भी r कॉमन ले लिया, तो ये रह गया दोस्तों साइन थीटा कोस ओमेगा टी। यदि आप इस फॉर्मूले को गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, और इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, r बराबर y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा से इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। अब जहां जो r है ये हमारे पास में आ गया परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, और इस परिणामी तरंग के विस्थापन में आयाम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इस प्रारंभिक कलाकोण थीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो यह है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है दोस्तों, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है। जहां जो r है वो परिणामी तरंग का आयाम जिसे ज्ञात करना है, जहां r है परिणामी तरंग, जब दोनों तरंगें आपस में मिली तो एक नई तरंग का निर्माण हुआ दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये एक तरंग है और ये कोई दूसरी तरंग है, और जब दोनों आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। इस तरीके से एक नई तरंग बनेगी, और उस नई तरंग का जो आयाम है वो r है जिसे हमें ज्ञात करना है, यह है परिणामी तरंग का आयाम।
परिणामी तरंग का आयाम है दोस्तों। और ये जो थीटा है, थीटा कहलाता है परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण। परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण कहलाता है। प्रारंभिक कलाकोण, इसको हम कहते हैं परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण, जिसको हम y से पुट कर रहे हैं r sin ओमेगा t प्लस थीटा से इसको लिखा जाएगा। अब दोस्तों हम यहां से इस r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 और 6 का वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमारे पास में यहां से r की वैल्यू निकलेगी, और समीकरण 5 और 6 की सहायता से ही हम इस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो समीकरण 5 और 6 को एक बार मैं यहां पर फिर से पुट करूंगा और फिर उनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा r और थीटा की। दोस्तों हम परिणामी तरंग का आयाम तथा प्रारंभिक कलाकोण अब फाइंड आउट करते हैं। अभी हमारे पास में आई थी इक्वेशन नंबर 5, a1 प्लस a2 cos फाई बराबर r cos थीटा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दी। a2 sin फाई को हमने a2 sin फाई इक्वल टू r sin थीटा इक्वेशन नंबर 6 हमने दी। अब हम इसे समीकरण 5 और 6 का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहां से देखिए दोस्तों आपके पास में क्या निकल कर आएगा, a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर बराबर, इधर से आ जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। अब यहां से आप देखेंगे कि इसका होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, फिर 2ab, तो 2a1 a2 cos फाई, इसका होल स्क्वायर खोला तब ये आया। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास में आ गया इसका होल स्क्वायर से। फिर मैंने इसको इस एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां से आप दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में दोस्तों क्या निकल कर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से मैंने a1 स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसमें से और इसमें से a2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर रह गया कोस स्क्वायर फाई, और यहां पर रह गया दोस्तों प्लस में a2 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर फाई हमारे पास में रह गया है। फिर देखिए दोस्तों यहां से ये हमारे पास में एज इट इज रह जाएगा 2a1 a2 cos फाई। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपके पास में ब्रैकेट वाली वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगी, यहां पर रह जाएगा r स्क्वायर, यहां से ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये वाला जो ब्रैकेट है वो भी दोस्तों 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, तो ये वाला ब्रैकेट भी 1 हो गया, a2 स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा, तो 2a1 a2 cos फाई। तो यहां से आप देखेंगे r बराबर हम पुट कर सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र फॉर्मूला। यह परिणामी तरंग का आयाम है। यह परिणामी तरंग, जब दो तरंगें आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। उस नई तरंग का जो समीकरण है वो हमने पुट किया था दोस्तों समीकरण 7 से, और वो जो फॉर्मूला था y बराबर कैपिटल R साइन ओमेगा t प्लस थीटा था, उसमें से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट
कर ली है दोस्तों। तो यह परिणामी तरंग का आयाम है। यह परिणामी तरंग का क्या है? आयाम है। इसे हम आयाम कह रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां से समीकरण 5 और 6 की सहायता से हम देखेंगे कि समीकरण 6 के अंदर 5 का भाग लगा देते हैं समीकरण 6 भाग 5 से। समीकरण 6 भाग 5 से 6 के अंदर यदि हम 5 का भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर, हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा? a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, यह आ जाएगा। यहां से r कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारे पास में हो गया tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आ गया a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई आ चुका है दोस्तों। अब इसे हम थीटा बराबर पुट कर सकते हैं tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं। और यही हमारे पास में है परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण। परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण कहलाता है। तो इसे हम कहेंगे कि जो परिणामी तरंग है कि जब समय 0 होता है तब उसका जो एंगल होता है उसी को हम प्रारंभिक कला कोण कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यह परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण है। प्रारंभिक कला कोण है। अब देखिए दोस्तों, हम प्रारंभिक कला कोण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता होती है दोस्तों, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये जो तीव्रता का फॉर्मूला है वो हम कक्षा 11 में देख चुके हैं तरंगों के तीव्रता के अंतर्गत, कि किसी भी प्रकाश तरंग या किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहां पर देखेंगे प्रकाश तरंग की तीव्रता। प्रकाश तरंग की तीव्रता, तो किसी भी प्रकाश तरंग की दोस्तों जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये बात मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो किसी प्रकाश तरंग की तीव्रता, किसी प्रकाश तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम यदि a से लिखा जाता है तो उसके वर्ग के समानुपाती होती है। यदि यहां पर हम इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए परिणामी तरंग की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है दोस्तों। यहां पर हमारे पास में परिणामी तरंग का जो आयाम है वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो अब हम चर्चा करेंगे तीव्रता की। तो देखिए, परिणामी तरंग की तीव्रता हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रकाश तरंग की जो तीव्रता होती है, प्रकाश तरंग की तीव्रता वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आयाम है, इसका वर्ग कर दीजिए तो इसके समानुपाती प्रकाश तरंग की तीव्रता होती है दोस्तों। यदि हम परिणामी तरंग की तीव्रता की बात करें तो कितनी हो जाएगी? परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता को हम I से लिखें तो उसका जो आयाम होता है, परिणामी तरंग का आयाम दोस्तों हमने पढ़ लिया है कैपिटल R होता है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो कैपिटल R के वर्ग के समानुपाती यहां पर होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो ये कांस्टेंट पुट कर देंगे। ये दोस्तों हमारे पास में आ चुकी है परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र फॉर्मूला।
यहां पर इसी तरीके से हम प्रयोग करते हुए पहली तरंग की, दो तरंगे जब अध्यारोपित हुई उसमें से पहली तरंग की तीव्रता को दोस्तों मैं यहां पर I1 से पुट कर दूं और उसका जो आयाम होता है वो A1 के वर्ग के समानुपाती होगी और यहां से हम पुट कर सकते हैं I1 इक्वल टू K A1 स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी तरंग की जो तीव्रता है वो क्या आएगी, दूसरी तरंग की तीव्रता, तो दूसरी तरंग की जो तीव्रता है दोस्तों उसे हम लिख रहे हैं I2 है वो A2 के वर्ग के समानुपाती होगी, तो I2 बराबर आ गया हमारे पास में K A2 स्क्वायर। अब हम फिर से इस इक्वेशन के ऊपर लौटते हैं, हमारे पास में है I और I बराबर है K R स्क्वायर और R की जो वैल्यू है दोस्तों वो है दोस्तों A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये हमारे पास में R की वैल्यू है, इसका रूट भी होता है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो वो रूट हट जाएगा। ये हमारे पास में R स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, I बराबर K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस K 2A1 A2 cos फाई। देखिए दोस्तों ये जो K A1 स्क्वायर है वो हमारे पास में है I1 पहली तरंग की तीव्रता और K A2 स्क्वायर है वो है I2 जो कि दूसरी तरंग की तीव्रता है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस ये जो वैल्यू है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए दो, इस K को मैंने लिख दिया है अंडरूट में K A1 और अंडरूट में K A2। एक बार दोस्तों इसको समझ लेंगे कि मैंने इस K को अंडरूट K इंटू अंडरूट K लिखा है, तो अंडरूट K इंटू अंडरूट K होता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से यदि मैं इसका दोनों ओर से अंडरूट कर दूं तो अंडरूट में I1 बराबर आ जाएगा अंडरूट में K A1। तो यहां से दोस्तों आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो है अंडरूट में I1, ये है अंडरूट में I2। तो आपके पास में परिणामी तरंग की तीव्रता निकल कर आ रही है I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडरूट में I1 अंडरूट में I2 cos फाई। ये दोस्तों हमारे पास में आ चुकी है परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र, तीव्रता का फॉर्मूला। परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र आ चुका है दोस्तों। ये थी परिणामी तरंग की तीव्रता जो कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई के इक्वल होती है। अब इसमें हम तीन कंडीशंस पुट करेंगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए और जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो। दोस्तों हाँ, मैं प्रकाश का व्यतिकरण अच्छे से देख चुके हैं। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। परिणामी तरंग के लिए दोस्तों हमने आयाम पढ़ लिया है। आयाम हमने पढ़ा है कैपिटल R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट, ये हमने पढ़ लिया है। इसके साथ में इसका जो प्रारंभिक कला कोण है थीटा वो भी हमने पढ़ लिया है। tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई, ये हमने पढ़ लिया है। परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो भी हमने पढ़ ली, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ये हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब यहां पर हम कुछ कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन लेंगे, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन लेंगे और जब दोनों तरंगों का आयाम समान होगा उस कंडीशन को हम यहां पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्थिति फर्तम संपोषी व्यतिकरण के लिए पहली स्थिति में हम ले रहे हैं संपोषी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होता है,
वो आप देखेंगे यहां पर संपोषी व्यतिकरण के अंदर दोस्तों फाई बराबर होता है 2 पाई एन, जहां एन बराबर होता है 0 1 2 3, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। और यदि इस तरीके से होता है तो जो cos फाई है वो हमारे पास में आएगा 1, cos फाई की वैल्यू सदैव 1 आएगी और साइन फाई का जो मान है वो सदैव 0 आएगा। यदि फाई बराबर 2 पाई एन रखते हैं तो cos फाई सदैव 1 और साइन फाई की वैल्यू सदैव 0 प्राप्त होती है। यदि ऐसा होता है तो इस कंडीशन में कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जो हम यदि इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करें, थीटा फाई आर थीटा और आई की, तो परिणामी तरंग की तीव्रता आर बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आप देखिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 आ जाएगा। cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है इस कंडीशन में, ये हमारे पास में आ जाएगा। और यहां से r बराबर आप a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं और ये जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है सर्वाधिक मैक्सिमम मान होता है। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हमारे पास में आएगा, r का है जो मान है वो अधिकतम प्राप्त होता है। फिर हम यदि बात करें यहां पर थीटा की, तो थीटा बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा tan इनवर्स a2 साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू हमारे पास में है 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। और यदि मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं, tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर प्रारंभिक कला कोण 0 होता है दोस्तों। तो दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो यदि 2 पाई एन के रूप में होता है तो जो थीटा प्रारंभिक कोण है वो 0 होगा। तीसरी स्थिति हम देखते हैं यहां पर आई बराबर, तो आई बराबर cos फाई की जो वैल्यू है इस स्थिति में 1 हो जाएगी। हमारे पास में आई का जो मान है वो क्या निकल कर आएगा, i1 प्लस i2 2 रूट i1 रूट i2 आ जाएगा, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे हम i बराबर अंडररूट में i1 का स्क्वायर प्लस अंडररूट में i2 का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, प्लस में 2 रूट i1 रूट i2 इसे लिख सकते हैं। और दोस्तों इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, अंडररूट में i1 प्लस अंडररूट में i2 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। और ये जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है सर्वाधिक मैक्सिमम वैल्यू होती है, सर्वाधिक मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे एक ग्राफ या निरूपण, यहां पर हम देखेंगे दोनों तरंगों का तथा परिणामी तरंग की तीव्रता का ग्राफ यहां पर हम देखेंगे, साथ में हमें जो पथांतर है उसकी भी यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहां पर देख लिया कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर यदि मैं एक ग्राफ खींचूं तो पहली तरंग के लिए इस तरीके से हम ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे पास में है y1 के लिए। फिर y2 की यदि मैं बात करूं तो ये हमारे पास में है y2, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इस तरीके से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये हम दिखा रहे हैं अब परिणामी तरंग। जो परिणामी तरंग है वो इस तरीके की होगी। तो परिणामी तरंग है वो उसी कला में होती है। यहां पर आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन है वो y1 के लिए है, ये वाली जो y2 के लिए, और ये है दोस्तों y के लिए। तो यहां से आप देखेंगे इन तरंगों का जो आयाम है वो अलग अलग तरंग का जो आयाम है वो कितना होगा। ये वाली जो वैल्यू है वो है दोस्तों कैपिटल R मैक्सिमम होता है, जो कि a1 प्लस a2 के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर। यदि मैं यहां तक की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक की, तो ये वाली वैल्यू है दोस्तों a1, और यहां से यहां तक की बात करूं तो ये वाली वैल्यू है a2। तो a1 a2 दोनों का योग हमारे पास में यहां तक प्राप्त होता है, R मैक्सिमम a1 प्लस a2 प्राप्त होता है। इस तरफ हमने विस्थापन दिखाया है और दूसरी तरफ आप कोण या समय ले सकते हैं। इधर आप समय भी दिखा सकते हैं या कोण भी आप दिखा सकते हैं दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं तरंग संचरण नियतांक के। तो के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे
जो फाई है उसको हम के अक्ष के रूप में लिख सकते हैं। कलांतर है उसे के अक्ष लिखा जा सकता है। हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं अक्ष की, तो हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण के अंदर फाई की वैल्यू 2πn दे रखी है और के जो तरंग संचरण नियतांक होता है वो होता है 2π में लैम्डा। 2π में लैम्डा इसको हम कहते हैं तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक इसे कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो अक्ष है वो आ जाएगा फाई में के, और के की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में है 2π लैम्डा। यहां पर हमारे पास में ऊपर चला जाएगा, यहां पर फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो अक्ष बराबर हमारे पास में आ गया लैम्डा अपॉन में 2π। फाई की जो वैल्यू है वो है 2πn, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया। जो फतांतर है दोस्तों वो लैम्डा के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जो अक्ष की वैल्यू फतांतर है, दोनों तरंगों के मध्य पथों की लंबाई में जो अंतर है वो या तो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये दोस्तों थी संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन। इसके बाद में हम विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन यहां पर देखेंगे। दोस्तों अब हम दूसरी कंडीशन यहां पर लेकर चलेंगे। स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है वो सुन लीजिए। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है। विनाशी व्यतिकरण। देखिए दोस्तों विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, ऐसा क्या होता है विनाशी व्यतिकरण में। कलांतर विनाशी व्यतिकरण में होता है दोस्तों 2n + 1π। 2n + 1π, जहां n बराबर होता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से होता है दोस्तों। अब जब फाई की वैल्यू 2n + 1π होती है तो साइन फाई का मान सदैव फिर से शून्य प्राप्त होगा, और जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू सदैव -1 होती है। साइन फाई का मान सदैव 0 और कॉस फाई का मान सदैव -1 होता है। तो r का मान कितना आ जाएगा आपके पास में। r बराबर हमारे पास में है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। यहां पर cos फाई का मान हमारे पास में है -1, तो माइनस में 2 a1 a2 का रूट, ये हमारे पास में आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं a1 - a2 का होल स्क्वायर का रूट। तो होल स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो अंडररूट से स्क्वायर हट जाएगा, और हमारे पास में जो r का मान है वो मिनिमम प्राप्त होता है, और वो हमारे को प्राप्त होगा a1 - a2 के इक्वल। a1 - a2 इसका मान प्राप्त होता है दोस्तों। तो r की जो हमारे पास में वैल्यू है वो मिनिमम और a1 - a2 के बराबर प्राप्त होती है। फिर हम इसके सेकंड पार्ट थीटा की ओर चलते हैं। प्रारंभिक कला कोण। तो प्रारंभिक कला कोण कितना रहेगा परिणामी तरंग का इस स्थिति में। थीटा बराबर हमारे पास में है tan इनवर्स, और यहां पर आप देखेंगे कि साइन फाई की वैल्यू इस कंडीशन में भी 0 रहेगी, तो यहां पर 0 पुट करते ही पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 आ जाएगा, और tan इनवर्स 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो थीटा का मान फिर से इस कंडीशन में कितना निकल कर आ रहा है दोस्तों, 0। फिर हम प्रकाश की तीव्रता की ओर चलते हैं। इसमें हम इस I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I बराबर हमारे पास में है I1 + I2 प्लस, देखो cos फाई का जो मान है वो -1 है, तो मैं यहां पर ही माइनस का साइन पुट कर देता हूं। 2 अंडररूट में I1 अंडररूट में I2। cos फाई की वैल्यू आ गई है -1। इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं I1 के रूट का स्क्वायर, हमने अंडररूट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, वापस वही आ जाएगा। इसी प्रकार से I2 के रूट का स्क्वायर माइनस में 2 रूट I1 रूट I2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, अंडररूट में I1 माइनस में अंडररूट में I2 के स्क्वायर के रूप में इसको पुट
किया जा सकता है और इसका ये जो तीव्रता का मान है वो न्यूनतम प्राप्त होता है, मिनिमम प्राप्त होता है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस स्थिति में जो कलांतर है वो कितना आएगा वो भी आप देख लीजिए। कलांतर हमारे पास में है 2n+1 पाई और जो के अक्ष की वैल्यू है फतांतर वो होता है दोस्तों, अक्ष बराबर होता है फाई अपॉन में के। अभी हमने थोड़ी देर पहले फाई बराबर के अक्ष पुट किया था, वहां से मैंने पुट कर दिया है। और ये जो अक्ष है फाई का जो मान है वो तो है 2n+1 पाई और के का मान होता है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा। तो लेमड़ा ऊपर चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अक्ष का जो हमारे पास में मान है वो आ गया 2n+1 लेमड़ा बाई 2। ये हमारे पास में अक्ष का मान आ चुका है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि जो अक्ष का मान है वो कितना आएगा, लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणज प्राप्त होता है, लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणज। तो यहां से आप देखेंगे लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2, 7 लेमड़ा बाई 2, इस तरीके से मान प्राप्त होते हैं। एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो लेमड़ा बाई 2, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 + 5 लेमड़ा बाई 2। तो जब 1 पुट करेंगे तो 3 लेमड़ा बाई 2 और 2 पुट करेंगे तो 5 लेमड़ा बाई 2, 3 पुट करेंगे तो 7 लेमड़ा बाई 2। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती चली जाएगी दोस्तों। अब हम विनाशी व्यतिकरण में जो ग्राफ है वो किस तरीके का प्राप्त होता है उस ग्राफ की बात करते हैं। इस तरफ हम ले रहे हैं विस्थापन, एक तरफ लिया जा रहा है विस्थापन, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं समय। तो देखिए दोस्तों यहां पर यदि हम y1 के लिए ग्राफ खींचें तो इस तरीके का आएगा। ये हमारे पास में है y1 बराबर a1 sin ωt। यहां पर आप देखिए कि यदि विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो दूसरी वाली तरंग है वो विपरीत क्रम में इससे संपाती होती है और ये जो इक्वेशन है वो है दोस्तों y2 के लिए। इन दोनों का जो परिणामी है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। ये हमारे पास में परिणामी तरंग है, ये y को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से लेकर यहां तक ये इसका आयाम a1, इसका आयाम a2 और इसका आयाम है दोस्तों r। और यहां पर जो r है वो है दोस्तों a1 - a2 और ये मिनिमम होता है। तो ये हमारे पास में आ गया है कि जो तरंगे हैं उनका विस्थापन और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ, जो परिणामी तरंग है उसका ग्राफ इस तरीके से y1 का ये है, y2 का ये है, इस तरीके से प्राप्त होता है दोस्तों। क्योंकि हम ये जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो तरंगे हैं वो विपरीत कला में मिलती है, अध्यारोपित होती है। जब इसका मान धनात्मक तो ये ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होता है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत कला में मिलती है, अध्यारोपित होती है। तो ये थी दोस्तों दूसरी कंडीशन। दोस्तों अब हम थर्ड कंडीशन लेकर चलेंगे कि जब दोनों ही तरंगों के आयाम है वो बराबर हो तो। स्थिति थर्ड देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो, जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो, जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए कि पहली तरंग का आयाम a1, दूसरी तरंग का आयाम बराबर होता है और उन दोनों को हमने बराबर मान लिया a के, हमने a के इक्वल कंसीडर कर लिया है दोस्तों। अब हम एक एक करके आयाम का मान, थीटा का मान और i की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसमें a1 और a2 दोनों के स्थान पर a पुट कर देंगे तो a² + a² + 2 a × a, ये भी a² cos φ हमारे पास में आ जाएगा। r बराबर √ में a² + a² 2a² आ गया, यहां से a² + a² 2a² आ गया। 2a² यहां से यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया cos φ
और दोस्तों 1 प्लस कॉस फाई, इसका हम आप लोगों को एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने रखते हैं, त्रिकोणमितीय कुछ सूत्र फॉर्मूला। देखिए कॉस 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से 1 प्लस कॉस 2a बराबर आ गया 2 कॉस स्क्वायर a। यहां पर आप देखेंगे कि फाई है, 2a के स्थान पर कितना है फाई, 2a बराबर है यहां पर दोस्तों हमारे पास में 2a बराबर फाई है, मतलब a बराबर है फाई बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, r बराबर अंडर में 2a स्क्वायर तो पड़ा ही था, और 1 प्लस कॉस फाई के स्थान पर कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 हमारे पास में आ जाएगा। 2 और 2 का जो अंडर है दोस्तों वो आ जाएगा 2, a स्क्वायर का अंडर a, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 का अंडर आ जाएगा कॉस फाई बाई 2। ये हमारे पास में परिणामी तरंग का आयाम आ गया जब दोनों तरंगों का आयाम बराबर होता है। अब हम यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा बराबर हमारे पास में है टेन इनवर्स a1 और a2 दोनों की जगह ही हम a पुट कर देंगे, तो यहां पर a साइन फाई, a साइन फाई, यहां पर भी a प्लस a कोस फाई, a प्लस a कोस फाई हमारे पास में आ गया है। ऊपर से a कॉमन लेंगे, नीचे से a कॉमन लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। थीटा बराबर हमारे पास में आ गया है टेन इनवर्स साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। देखिए दोस्तों हमने अभी अभी 1 प्लस कॉस फाई के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 पुट किया था। यहां पर साइन फाई का भी आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। तो यहां पर भी जो a है वो फाई बाई 2 के इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है टेन इनवर्स साइन फाई के स्थान पर तो हम पुट कर सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। तो ये हमारे पास में आ गया 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस फाई के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 पुट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस फाई से कॉस फाई भी कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर हमारे पास में रह गया है टेन इनवर्स साइन फाई बाई 2 अपॉन कॉस फाई बाई 2। साइन फाई अपॉन कॉस फाई आ जाएगा टेन फाई बाई 2। तो थीटा बराबर हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ गया है टेन इनवर्स टेन फाई बाई 2। तो टेन इनवर्स और टेन से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। थीटा बराबर आ गया है फाई बाई 2। जो प्रारंभिक कला कोण है वो फाई बाई 2 का आधा होता है, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर का आधा होता है। तो ये आ गया प्रारंभिक कला कोण फाई बाई 2 के इक्वल। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्रारंभिक जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता की, और ये भी हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे। दोनों तरंगों का आयाम समान, इसलिए दोनों तरंगों की जो तीव्रता है वो भी समान होगी, और हमने उसको I0 के इक्वल मान लिया कि I1 और I2 दोनों को ही हमने I0 के इक्वल मान लिया है दोस्तों। तो हमारे पास में क्या आएगा I बराबर I0 प्लस 2 I0 का रूट इंटू I0 का रूट, तो I0 आ गया, फिर cos फाई यहां पर पढ़ाई है। तो ये देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है 2I0 प्लस 2I0 cos फाई, और यहां से यदि आप 2I0 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos फाई रह जाएगा, और 1 प्लस cos फाई को हमने अभी 2 बार पुट कर दिया है, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 के इक्वल आएगा। तो 2I0 इंटू में 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो यहां से 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये हमारे पास में इसका फाइनल जो फॉर्मूला है इस स्थिति में आ चुका है।
4i0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 यह आ गई है इस स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता। तो दोस्तों ये था प्रकाश का व्यतिकरण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां। प्रकाश के व्यतिकरण में हमने संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और एक हमने स्थिति देखी जब दोनों तरंगों का आयाम समान है। ये काफी लंबा चौड़ा वीडियो है, बट यदि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको व्यतिकरण आराम से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।